हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी पाथ। आप सभी का स्वागत है मेरे फिर से इस चैनल में। देखिए, इससे पहले हमने डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ा था, इससे पहले हमने रिसोर्सेज के बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया था। फिर हमने ये पढ़ा था कि क्या क्या हमें प्लानिंग की ज़रूरत होती है रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो चीज़ें जो अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएंगी। अब देखिए, हमारा टॉपिक जो है वो लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन को लेकर है। देखिए, लैंड डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है? ज़मीन का मतलब बिगड़ना, मतलब ज़मीन ख़राब हो जाना, बंजर ज़मीन हो जाना एक तरीके से, जिस पर हम कुछ भी क्रॉस वगैरह को नहीं उगा सकते। इसी प्रकार से कंजर्वेशन होता है कि हम उसे किस अप्रोच से बचा सकते हैं। तो देखिए, जैसे 95% जो लोग हैं वो बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर, क्लॉथ वगैरह, इन सब पर मोस्ट प्रोबेबली जो है ना वो डिपेंड करते हैं अपने खाने पीने की एक्टिविटीज़ के लिए। ऐसी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है ना, वो डिग्रेडेशन की ओर काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस को लेकर चल रहे हैं। मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेशन हो रहा है। अब देखिए, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया। डिफॉरेस्टेशन तो आप लोगों को पता होगा, वो क्या कि कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रीज़, है ना, इन लार्ज अमाउंट। हम फॉरेस्ट को, ट्रीज़ को काट देते हैं। वहीं ओवर ग्रेजिंग, जब भेड़ बकरियाँ ज़्यादा मतलब मैदान को चरती हैं तो उसे ओवर ग्रेजिंग कहते हैं, है ना। वहीं माइनिंग, जब माइनिंग और क्वेरिंग कहते हैं उत्खनन, जिसको मतलब होता है कि जब हम खनन चलता है ना, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तो ये ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब कोयला पाया जाता है। तो वहाँ पर ये एक्टिविटीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हो जाती है। देखिए, माइनिंग क्या है कि माइनिंग जब हम करते हैं, जब गड्ढा खोदते हैं, जब हम उधर से हम क्या निकालते हैं, या तो मतलब जैसे एमपी के अंदर जो मध्य प्रदेश है वहाँ पन्ना नेशनल पार्क है, पन्ना टाइगर रिजर्व भी है। तो वहाँ पर हमें अक्सर जो हीरे हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। सिमिलरली जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं, इसकी वजह से इंडिया के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा डीप, हम कह सकते हैं, एक स्कार्स मतलब होता है निशान, एक निशान और एक बर्डन छूट चुका है ओवर बर्डनिंग का, कि वो ऐसे कि जैसे हम माइनिंग करते हैं तो माइनिंग करने के बाद कई सारे जो उसके अंदर गड्ढे रह जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि ज़मीन भी ख़राब हो जाती है। तो सिमिलरली हमने ये देखा है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पर हमने देखा है। फिर हम देखेंगे क्या कि जो स्टेट है, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन वाली समस्या आ जाती है। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब जैसे ओवरग्रेजिंग जो है, भेड़ बकरियाँ देखने के लिए ज़्यादा मिलती हैं और वो ग्राउंड पर मतलब ग्रेज ज़्यादा करती हैं, और इसकी वजह से जो सॉइल की जो फर्टाइल लेयर है वो भी एग्जॉट होनी शुरू हो जाती है इसकी वजह से। ठीक है। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, कि जैसे पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर जो इरिगेशन है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो इरिगेशन, ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो जाती है। ओवर इरिगेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम पानी ज़्यादा खेतों में भर देते हैं, तो खेतों में पानी भरने की वजह से वाटर रुक जाता है, और वाटर स्थिर होने की वजह से उसकी मिट्टी जो है उसके अंदर नमकीन हो जाती है, मतलब सैलिनिटी वाली मिट्टी हो जाती है ना। तो वो सारी चीज़ें, तो मिनरल प्रोसेसिंग और लाइक ग्राइंड स्टोन। अब देखिए, यहाँ पर ये कंडीशन तो आपको पता पड़ेगी। सिमिलरली कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो मतलब जैसे लाइम स्टोन, आपको पता होगा कि जो लाइम स्टोन वाला पत्थर है वो ग्राइंड, जब हम उसको पीसते हैं तो वो किस किस जगह पर हमारे लिए काम आता है। एक तो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में बनाने के लिए काम आता है, पाउडर बनाने के लिए काम आता है एक लाइमस्टोन पाउडर। फिर सिमिलरली सोप स्टोन, मतलब साबुन वाला जो बनाने के लिए, वो सब इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जब हम इनको ग्राइंड करते हैं लाइमस्टोन वाले पत्थर को, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जब इसे क्रश करते हैं, तो इसकी जो डस्ट निकलती है वो डस्ट जाकर मिट्टी पर बैठ जाती है, सेटल हो जाती है, और वो सेटल होने की वजह से क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन हो जाता है पानी का। जब वो मिट्टी ज़मीन के ऊपर बैठ जाती है, जब हम उसको क्रश करते हैं, तो जो उसके अंदर से धूल निकलती है, तो वो धूल क्या है कि ज़मीन के ऊपर जाकर सेटल हो जाती है, और वो सूखने के बाद बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से पानी जो है वो ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता है। तो एक ये बड़ी समस्या भी है कि इसकी वजह से मतलब डिग्रेडेशन होता है। तो ये सारा जो डीप इम्पैक्ट है ना, वो सब इसी की वजह से है कि हम किस तरीके से। अब देखिए, कुछ सॉइल इरोजन भी इसी तरीके से कुछ मिलता जुलता है। क्या होता है कि रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ फर्टाइल सॉइल, जब हम रिमूवल हो जाती है जो टॉप फर्टाइल सॉइल बिकॉज ऑफ लैंड, एयर एंड वाटर, दैट इज़ नोन एज सॉइल इरोजन। देखिए, सॉइल इरोजन कुछ मिलता जुलता है लैंड डिग्रेडेशन से। जब बरसात आती है या हवा के माध्यम से या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, क्या होता है कि जो ऊपर की टॉप लेयर की जो सॉइल होती है वो अल्टीमेटली वॉश आउट हो जाती है, फ्लड प्लेन्स वगैरह, इन सब की वजह से क्या होता है, वो फ्लड की वजह से बरसात आती है तो ज़्यादा जोर से, तो क्या होता है कि जो ऊपर की टॉप लेयर होती है वो मिट जाती है, हट जाती है। अक्सर हमने देखा है जो हिली एरियाज़ होते हैं जहाँ से पानी की मात्रा ज़्यादा आती है, वहाँ से ऐसा कुछ देखने के लिए हमको मिलता है। तो हम इससे प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, हम अपनी लैंड को डिग्रेडेशन कैसे बचा सकते हैं, सिमिलरली हम कैसे बचा सकते हैं सॉइल का एरोजन होने से। देखिए, पहला ऑप्शन तो ये है कि हम फॉरेस्टेशन करें। फॉरेस्टेशन का मतलब, जब हम देखा है आपने हाईवेज़ के बगल में पेड़ों को लगा देते हैं, तो फॉरेस्टेशन का मतलब एक लंबी कतार में हमें ना पेड़ों को लगा देते हैं,
जिसकी वजह से मतलब प्रॉपरली जो मिट्टी है वो रुक जाती है। फिर हम शेल्टर बेल्ट्स प्लांट्स की, है ना, हम काउंटर फार्मिंग कर सकते हैं। काउंटर फार्मिंग का मतलब हो गया कि हम पहाड़ी इलाके पे मतलब गड्ढे गड्ढे टाइप में बना देंगे, गड्ढे गड्ढे बना देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो पानी है वो क्लॉग हो जाएगा वहीं की वहीं और ज़्यादा नहीं बहेगा। उसके बाद फिर हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे हम मतलब थॉर्नी बुशेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और फिर हम प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं वेस्ट लैंड की, या फिर हम वहाँ पर ग्रेजिंग ग्राउंड बना सकते हैं, मतलब घास फूस लगा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम उनको बचा सकते हैं, हम कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स और वेट जो हम सीधे मिट्टी में छोड़ देते हैं उससे हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो मिट्टी है वो डिग्रेड होने से अल्टीमेटली बच जाए। अब देखिए यहाँ पर आता है सॉइल एज अ रिसोर्सेज। तो सॉइल रिसोर्सेज क्या है कि सॉइल एक तरीके का रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। आप सभी को पता है कि सॉइल जो है वो एक रिन्यूएबल सोर्सेज है और ये प्लांट की लाइफ को, है ना, सपोर्ट करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को, धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में सपोर्ट करता है, ठीक है। सिमिलरली ये पेरेंट्स, बेडरॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, इन ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं किसके, सॉइल के, ठीक है। अब कुछ वेरियस फोर्सेस हैं नेचर की, जैसे टेम्परेचर, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज़, डिकम्पोजर्स, ये सभी मतलब क्या है कि अर्थ पे सॉइल की फॉर्मेशन के साथ साथ बनी रहती हैं। अब देखिए यहाँ पर हम आते हैं क्लासिफिकेशन कैसे। अब देखिए यहाँ पर फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए वो क्या है, उसका कलर, उसका थिकनेस, है ना, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो सॉइल की हैं, वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ये सॉइल का क्लासिफिकेशन क्या है और सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए पहली जो मिट्टी होती है उसको हम बोलते हैं अलूवियल सॉइल। देखिए अलूवियल सॉइल जो है वो मोस्ट प्रोबेबली हमको इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन, यहाँ से ये रिवर्स बहती हैं, वहाँ हमें जो आसपास के जो मैदान होते हैं जहाँ से बहकर आती है निचले स्तर पर, वहाँ पर इस तरीके से हमें डिपॉजिट्स देखने के लिए मिलेगी। देख रहे हैं आप लोग, ये अलूवियल सॉइल है। अच्छा, ये अलूवियल सॉइल जो है ये राजस्थान से एक्सटेंड होकर गुजरात के नैरो कॉरिडोर बनाती है, मतलब गुजरात, राजस्थान से लेके गुजरात तक इस तरीके की बेल्ट बना लेते हैं, जैसे आपको इस मैप के अंदर, मतलब इस पिक्चर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। अलूवियल सॉइल इज फाउंड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, पर्टिकुलरली इन द डेल्टा ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा। जब हम मैप पर लिटरलाइज करेंगे तो जो महानदी और गोदावरी और कृष्णा रीजन हमारा ये है, मैप को देखेंगे तो साउथ इंडियन वाला पार्ट है इस तरफ, इस जगह से ये जो आपको दिख रहा है इतना वाला पोर्शन जो है, ये महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावरी, ये रिवर्स बहती है। यहीं से मतलब हमको अलूवियल सॉइल काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में देखने के लिए और मिलती है। और एलुवियल सॉइल कंसिस्ट प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले। इसके अंदर सैंड, सिल्ट, क्ले तीनों मिट्टी मतलब देखने के लिए मिलती है। इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत थिन और पर्टिकुलर मैटर के बने हुए होते हैं। फिर यहाँ पर हम कुछ ग्रेन सॉइल्स के बारे में देखेंगे कि जो सॉइल्स की जो ग्रेन वगैरह होती हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग हम जो एलुवियल सॉइल है हमने क्लास 9 में ही पढ़ा था, और एलुवियल सॉइल को हम दो कैटेगरीज़ के अंदर बांट सकते हैं। पहली कैटेगरीज़ क्या है, एक तो होती है भांगर और एक होती है खादर। भांगर जो होती है वो ओल्डर एलुवियल सॉइल होती है, और ये ओल्डर एलुवियल सॉइल होती है, और खादर जो होती है वो न्यू एलुवियल सॉइल होती है। भांगर के अंदर हाइयर कंसंट्रेशन होता है कंकड़ नोड्यूल्स का, ये किसके अंदर होता है, भांगर के अंदर, क्योंकि ये ओल्ड होती है ना, और ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। लेकिन जो नई वाली जो खादर है, जो न्यू फर्टाइल सॉइल है, हम कह सकते हैं न्यू एलुवियल सॉइल भी कह सकते हैं, ये इसके अंदर कंकर नोड्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ही फाइन पार्टिकुलेट मैटर के होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं, और वहीं भांगर में काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। और एलुवियल सॉइल जो है वो मोस्टली फर्टाइल प्लेन्स पर हमें देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर पोटैश की, है ना, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, इस मिट्टी के अंदर हमें ये सारी चीज़ें देखने के लिए भी मिलता है। अच्छा देखिए ये चीज़ तो पता है एलुवियल सॉइल किसके लिए हमारे लिए बेस्ट है। देखिए शुगर कैन, है ना, गन्ना वगैरह उगाने के लिए, क्रॉप्स वगैरह, पैडी क्रॉप्स, वीट वगैरह उगाने के लिए, पल्सेस, तो ये सारी चीज़ें हमें एलुवियल सॉइल के अंदर देखने के लिए मिलती है। देखिए हमें ये चीज़ तो अल्टीमेटली याद करनी पड़ेगी। अब वही बात करते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम रेगर सॉइल भी है। इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो पेरेंट रॉक मटेरियल, मतलब हमने देखा है जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी फटने की वजह से मोस्ट प्रोबेबली जो इग्निशियस रॉक है उसकी वजह से क्या होता है, फाइनली ब्लैक सॉइल उभर कर आती है, जब ज़मीन के अंदर से निकल कर आती है और उसी को हम मिलती है। अब ये हमको देखने के लिए मिलता है ब्लैक सॉइल। तो हमें जो हमारा डेक्कन प्लेटियो महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ हमें ये ब्लैक सॉइल देखने के लिए मिलती है। लेकिन आप लोगों का एक सवाल होगा कि सर हमारे यहाँ तो मतलब लावा वोल्केनोस वगैरह है ही नहीं है, तो फिर तो इसका रीज़न ये है कि जब बिलियंस ऑफ ईयर्स पर जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, उस फॉर्मेशन की वजह से अर्थ के ऊपर कई सारे ऐसे सेगमेंट एरियाज थे जहाँ वोल्केनोस का इरप्शन हुआ, और इरप्शन होने की वजह से सॉइल जो थी वो बाहर निकल कर आई। तो महाराष्ट्र जो हमारा डेक्कन प्लेटियो वो भी कुछ एक जगहों से आता है, जैसे मध्य
मध्य प्रदेश, मलवा, सौराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये इन कुछ ऐसी जगहों से आते हैं जहाँ पर पहले वोल्केनो हुआ करते थे, और उन वोल्केनोस की वजह से जो इरप्शन हुआ उसकी वजह से ब्लैक सॉइल हमें देखने के लिए अभी भी यहाँ मिलती है। और ये मोस्ट प्रोविलेंट है ना, जैसे हमें, और हम अगर साउथ की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो गोदावरी, कृष्णा वैली, यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। फिर ब्लैक सॉइल जो होती है उसके अंदर क्ले मटेरियल के लिए बनी हुई होती है, और यहाँ पर वेल नोन कैपेसिटी होती है मॉइस्चर्स को होल्ड करने के लिए, ये सबसे ज़्यादा मॉइस्चर्स को मतलब एब्जॉर्व कर कर रखती है। फिर यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेश, ये इसके अंदर रिच न्यूट्रिएंट होते हैं। देखिए आप ये मैप को सही तरीके से करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि पेपर में इस तरीके का मैप आपके पास आ सकता है जनरल तौर पर। बाकी का मैं आप लोगों को PDF फॉर्मेट में मैं इसको मैप्स को दे दूँगा, लेकिन फिर भी आप इसको प्रैक्टिस करें, आप कोशिश करें कि इसको स्टिक कर लें बनाकर, इसको करके और अपनी कॉपीज़ में लगा लें, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि दिस सॉइल जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। देखो इसके अंदर फॉस्फोरिक नहीं होता, लेकिन वहाँ पर एल्यूवियल सॉइल के अंदर फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है ना। यहीं पर दे डेवलप अ डीप क्रैक, इनके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, मतलब ऐसे करके हम कह सकते हैं ब्लैक सॉइल। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इस तरीके से डीप क्रैक आ जाते हैं, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, लेकिन ये मॉइस्चर को विदहोल्ड करने की पावर रखते हैं फिर भी, है ना। अब ये जब बरसात का समय होता है तो ये थोड़े स्टिकी हो जाते हैं वेट होने पर, मतलब चिपचिपाहट हो जाती है। जब जैसा भी मतलब इनके ऊपर बरसात पड़ती है, पानी आता है, तो ये थोड़े चिपचिपाहट वाले रीज़न जैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और अच्छे बने रहें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं बाकी का अगला नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में करूँगा।